आज स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो। और ये हमारा यहां तक हुआ था पिछले वीडियो में। ओके, आरपीए के लाभ के ऊपर तक। अब आरपीए के लाभ हम देखते हैं बेटा। ठीक है, आरपीए का लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आरपीए। अब देखो, इसमें दिया है कम लागत, कार्यों को स्वचालित करके लागत कम की जा सकती है। सॉफ्टवेयर रोबोट एक पूर्णकालिक कर्मचारी की तुलना में कम खर्च पर कार्य करते हैं। सही बात है। अगर आप इंसान को एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में एक आदमी को रखते हो तो उसमें तो ज्यादा खर्चा आएगा, है ना। और कभी हो सकता है काम बराबर करे न करे, है कि नहीं। लेकिन अगर ये स्वचालित रोबोट होगा, कंप्यूटर होगा, ये सॉफ्टवेयर रोबोट होगा, तो वो तो आपका सही ढंग से कार्य सही टाइम पे करेगा और कम खर्चे में करेगा और टेंशन जरा भी नहीं देगा कि नहीं आज मैं नहीं आऊंगा, कल आऊंगा, आज ये प्रॉब्लम हो गई, कल ये प्रॉब्लम हो गई। ऐसा मशीन तो नहीं कह सकता ना। जो आदमी कर्मचारी बन के काम करेगा वो इसकी प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, इसलिए और कम लागत में भी कार्य करता है ना। दूसरा क्या है, बेहतर ग्राहक अनुभव। आरपीए उपयोग आपके ग्राहक को आसान और सरल पहुंच को सुनिश्चित करता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जैसे कंप्यूटर में भरोसा बहुत होता है ना, तो सॉफ्टवेयर रोबोट पे भरोसा बहुत ज्यादा होगा और एक ग्राहक तक पहुंच एकदम सटीक बनाता है, सरल बनाता है और आपको विश्वास भी होगा, ग्राहक को भी विश्वास होगा, हाँ ये इस टाइम पे ये काम हो जाएगा, मैंने ऑर्डर किया, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट, आपने हार्डवेयर रोबोट आपने कंप्यूटर में देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रोबोट की बात हो रही है ना, जो कि सॉफ्टवेयर आपका काम कर दे, बेहतर ग्राहक अनुभव, अपने आप कार्य कर देता। देखो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको आरपीए के उदाहरण आपको दिखाता हूं। एक चीज और बेटा मैं दिखाता हूं, यहां पे एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। रोबोट क्या है? रोबोट ऐसी संस्थाएं हैं जो मानव क्रियाओं की कॉपी, मतलब सेम टू सेम वो कॉपी करती हैं, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। जैसे इंसान कार्य करता है वैसे रोबोट उनका देखा देखी वो भी करने लगता है। क्लियर? ऐसा ये अब देखो यहां पे प्रोसेस दिया, कार्य प्रोसेस स्टेप का एक सीक्वेंस है जो मीनिंगफुल एक्टिविटी की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए टी बनाने की प्रोसेस। ठीक है। अभी टी बनाने का प्रोसेस, चाय बनाने का प्रोसेस, अगर आपके घर में कोई नहीं, आपने रोबोट रखा है, सॉफ्टवेयर रोबोट, आपने उसको ऐसा कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब उसके अंदर ऐसा आपने बदलाव कर दिया है कि वो चाय बना के देता है आपको, है ना। तो चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, पहले ये करो वो करो, स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करते है ना, तब जाके चाय बनता है। तो वही जो एक एक स्टेप जो प्रोसेस होता है उसी को सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीक्वेंस। क्लियर बेटा? अब इसका ये मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको, जैसे टी बनाने का प्रोसेस है या कपड़े इस्त्री करने का प्रोसेस है ना, घर में कपड़े इस्त्री करने का, घर में जो झाड़ू लगाते हैं उसका प्रोसेस है ना। तो ये सारे बहुत सारे कार्य होते हैं और ऑफिस का भी कार्य हो सकता है। ऑफिस में बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि ऑटोमेटिक उसको ऐसा कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, रोबोट को ऐसा बदलाव कर दिया जाता है उसके सॉफ्टवेयर में कि वो काम करने लगता है। जैसे समझना, जैसे बिजली है, बिजली तो एक ही है लेकिन उससे कार्य बहुत सारे कर सकते हो बदलाव कर करके। कैसे? आप प्रेस लगा लेते हो, इस्त्री कर लेते हो, पंखा चला लेते हो, कूलर चला लेते हो। बिजली तो बिजली है। वैसे ही रोबोट वो रोबोट होता है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, कुछ अलग से बदलाव कर दिया जाता है। तो वो अपने मन माफिक जो कार्य हम करवाना चाहते हैं, चाय बनवाना चाहते हैं, झाड़ू लगवाना चाहते हैं, ऑफिस में टाइपिंग करवाना चाहते हैं या प्रिंट आउट लेना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा बदलाव कर देते हैं। वो आसानी से वो कार्य ऑटोमेटिकली कर देता है। क्लियर? तो यही उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा था। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पे और क्या दिया है। हाँ, बेहतर ग्राहक अनुभव, सही, सीधी सी बात है।
आप अगर बिजनेस के लिए यूज करते हो, आप उसको ऐसा कॉन्फ़िगर कर देते हो कि वो चाय बना के ग्राहकों को दे, तो आराम से वो उसका कार्य भाई वो कुछ सोचेगा नहीं। मतलब इंसान कुछ सोचता है कि घर के लिए क्या चल रहा है, ये वो काम कुछ कुछ सोचता रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। रोबोट तो बस अपना काम करेगा, बस अपना काम करेगा। तो बेहतर ग्राहक अनुभव। नेक्स्ट क्या दिया है, कम परिचालन जोखिम, थकावट या ज्ञान की कमी जैसा मानवीय त्रुटियों को समाप्त करके आरपीए त्रुटियों की दर को कम करता है, जिससे परिचालन जोखिम का स्तर कम हो जाता है। सही बात है, मैंने वही आपको बताया कि आप अगर किसी अपने बिजनेस में किसी एक आदमी को नौकरी पे रखते हो, तो भाई सीधी सी बात है उसके अंदर त्रुटियां होंगी, है ना। कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ हमेशा कुछ कार्य रहेगा जो कि आपको पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन एक रोबोट फर्स्ट क्लास काम करके आपको दे देगा। ठीक है, उसके अंदर त्रुटियां ना के बराबर होंगी, थकावट उसके अंदर हो ही नहीं सकती। मशीन की थकावट कहां से आएगी, और ज्ञान की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना ज्ञान भरा गया है सॉफ्टवेयर के रूप में उतना वो फिक्स रहता है, वो काम करेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट, बेहतर आंतरिक प्रक्रियाएं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आरपीए का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को स्पष्ट शासन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह बदले में तेजी से आंतरिक रिपोर्टिंग, ऑनबोर्डिंग और अन्य आंतरिक गतिविधियों के लिए अनुमति देता है। सही बात है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आरपीए मिलके किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से परफॉर्म करने के लिए वो रोबोट बनाते हैं। ठीक है, ये भी चीज होता है। और तेजी से आंतरिक रिपोर्टिंग, ऑनबोर्डिंग और अन्य आंतरिक गतिविधियों को अनुमति देता है। ये भाई अगर एआई उसमें आरपीए में अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कोई भी कार्य बहुत बेहतर ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से होगा। नेक्स्ट है, यह मौजूदा आईटी सिस्टम को, मतलब आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को प्रतिस्थापित नहीं करता है। एक आभासी कार्यबल या एक आरपीए बॉट का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए आपको अपने मौजूदा सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय आरपीए आपके मौजूदा सिस्टम का उपयोग कर सकता है, जिस तरह की मानव कर्मचारी कर सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत सही बात है ये कि जिस तरह से एक मानव कर्मचारी कर सकता है, जैसे आप किसी कर्मचारी को, आप आदमी को रखते हो, उसको बोलते हो ये कार्य करना है। ठीक है, तो आप उसके दिमाग में चेंजेस नहीं करते हो, बल्कि वो इंसान आपका कार्य आसानी से कर लेता है। ठीक है, वो अपने दिमाग को उस हिसाब से सेट कर लेता है। वैसे ही जो आपके पास अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें मौजूदा सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं, तो उसकी वजह आरपीए आपके मौजूदा सिस्टम का, मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है, आपके सिस्टम का उपयोग करके आपका कार्य कर देता है। क्लियर? एक देखो, अब ये जो है एक आभासी कार्यबल या एक आरपीए बॉट का उपयोग करके सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये थोड़ा नहीं समझ में आ गया, लेकिन यहां पे अर्थ दिया गया है, वो मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। दिया है कि पॉपुलर रोबोटिक ऑटोमेशन टूल्स, लोकप्रिय रोबोट स्वचालन उपकरण। पहला क्या है? ब्लू प्रिज्म। ब्लू प्रिज्म एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक फुर्तीले डिजिटल कार्यबल के साथ व्यवसाय और संगठन प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या है? ब्लू प्रिज्म। और इसकी गहराई देख लेते हैं थोड़ा सा। देखते बेटा, यहां पे ध्यान देखना। अब यहां पे क्या दिया है कि ब्लू प्रिज्म डेविड मॉस एंड अलास्टेर भाटगेटे द्वारा ओके, वर्ष 2001 में स्थापित लंदन की एक रोबोट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा रोबोट प्रक्रिया संचालन, आरपीए पर कार्य कर रही मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब होता है कई देशों में ये इसकी शाखाएं हैं, कंपनी है। यह कंपनी स्वचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। ठीक है, अब ये क्या करती है? देखो इसमें दिया गया है कि यह कंपनी अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किए गए डॉटनेट फ्रेमवर्क, अच्छा ये अंदर का है, डॉटनेट एक सॉफ्टवेयर होता है, आधारित
सिस्टम पर कार्य करती है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को स्वचालित करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे मेन फ्रेम जो हमने कंप्यूटर पढ़ाया था आपको, विंडोज सॉफ्टवेयर, जावा भी एक सॉफ्टवेयर आदि को टर्मिनल, एमुलेटर, वेब ब्राउजर, सिट्रिक्स एवं वेब सेवाएं के लिए अपने तरीके से भौतिक तार्किक रूप में नियंत्रित कर प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब ये जो है ब्लू प्रिज्म क्या करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है? मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करती है जो कि ऑटोमेटिकली कार्य को अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या है। यहां दिखाता हूं बेटा, देख लो, दिया है एग्जाम्पल क्या है। आरपीए सॉफ्टवेयर इज द परफेक्ट चॉइस टू पुट देम इनटू इंप्लीमेंटेशन फॉर दीज स्पेसिफिक यूज केसेस एज द data that needs to be collected or scraped off the website are already known. For example, stock, देखो इसमें दिया है कि वेबसाइटें जो होती हैं, है ना, ये इसके उदाहरण है। पहला क्या दे रहा है कि स्टॉक मार्केट की जो होती है, ट्रेडिंग वेबसाइट्स, फ्यूचर ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती है, एक टाइप की वेबसाइट है ये। न्यूज और मीडिया, जो कि आप अच्छे से जानते हो, ये भी वेबसाइटें जो होती हैं, ये इसी ऑटोमेशन पे निर्भर रहती हैं। क्लियर? तो ये आपका प्रिज्म का उदाहरण था। ठीक है, अब दिया ऑटोमेशन एनीवेयर, स्वचालन कहीं भी रोबोट प्रक्रिया स्वचालन आरपीए सॉफ्टवेयर का एक डेवलपर है। ठीक है, अब सही बात है, ऑटोमेशन एनीवेयर ये कहीं भी रोबोट प्रक्रिया मतलब आरपीए सॉफ्टवेयर का एक डेवलपर है। ठीक है, तो ये डेवलप होगा तभी कार्य करता है। डेवलप किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपर होता ही है, डेवलपर है ये। और क्या दिया है? यूआई पार्ट रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, यह संगठनों को व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कुशलता से स्वचालित करने में मदद करता है। ये सब आरपीए के उदाहरण है ना। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जितने भी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, है ना, संगठन, उनको कुशलता से स्वचालित करने में मदद कर, ऑटोमेटिकली वो कार्य कर सके, उनको वो मदद कर रही है सॉफ्टवेयर द्वारा, वो अच्छे से कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते देखते हैं बेटा आगे क्या है। और अभी क्या दिया है कि एप्लीकेशंस ऑफ आरपीए। ठीक है, आरपीए के अनुप्रयोग क्या क्या है? देखो, उद्योग का प्रकार, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, और रिटेल मतलब जो फुटकर विक्रेता होते हैं। इसमें क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें जो बिल होता है उसके लिए ये वहां पे एप्लीकेशन कार्य आता है। दूसरा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, मतलब कितनी बिक्री हुई है, उसका भी प्रयोग इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। हेल्थ केयर जो होता है, हेल्थ केयर में भी इसका उपयोग होता है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जो रोगी आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनका बिलिंग, कितना खर्चा हुआ क्या हुआ, वो भी सॉफ्टवेयर इसी में काम में आता है। दूसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ध्यान समझना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है बेटा कि किसी भी कंपनी, अगर बड़ी कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी है, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एचआर का। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, एचआर बोलते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? इसका काम क्या होता है कि कंपनी में जितने भी कर्मचारियों की, नए नए कर्मचारियों की जरूरत होती है, उसका काम यह है कि कर्मचारियों को अच्छे से इंटरव्यू ले, छांट के वो कर्मचारियों को नौकरी दे, है ना। तो वो क्या करता है कि अपने कर्मचारियों में अच्छे आदमियों को छांट कर वो नौकरी पे रखता है, क्योंकि वहां पे लाखों लोग कार्य करते हैं, तो इसलिए वो डिपार्टमेंट बनाया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। इसमें क्या होता है? इसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो सॉफ्टवेयर है उसमें न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, उसमें क्या क्या है, उनका एड्रेस वेड्रेस क्या है, क्या जितना भी डिटेल होता है उसमें डाला जाता है। पेरोल प्रोसेस होता है। ठीक है, हायरिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जैसे बहुत सारे 2-3 हजार लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो उसमें से अगर 500 लोगों को छांटना है तो वो हायरिंग शॉर्टलिस्टेड, वही शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि इतने लोगों को नौकरी पे देना है। तो ये सारा कार्य एप्लीकेशन के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा फटाफट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर बहुत सारे कम हजारों लोगों का सैलरी जोड़ना चाहते हो, तो आप अगर हाथों से जोड़ने जाओगे, पेन से जोड़ने जाओगे तो जल्दी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर फटाफट करते हो तो आपको सेकंडों का काम है वो, है ना।
वैसे हजारों लोगों को अगर सैलरी जोड़नी है तो कई घंटे लग सकते हैं पेन से, लेकिन एक्सेल में अगर आप वो जोड़ते हो तो सेकंडों में हो जाता है आपका। क्लियर? तो वही मतलब वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। क्लेम प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस मतलब कि किसी ने अगर LIC कराई है, जीवन बीमा कराया है, तो जो क्लेम होता है उसका प्रोसेस ऑटोमेशन तरीके से अपने आप चलता है, और फिर इसका अगर जिसका पैसा देना है तो क्लियरेंस अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये सब कार्य होता है। किसके द्वारा होता है? ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जो RPAI के जो सॉफ्टवेयर है इनके द्वारा फटाफट ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर बहुत सारे आदमियों को रखेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, और फिर उनके दिक्कतें भी आएंगी, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई छोड़ के चला गया। तो ये सब दिक्कतों जो होती है इंसानों को होती है, सॉफ्टवेयर रोबोट को नहीं होती है ना। तो रोबोट फटाफट कार्य करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। और दूसरा क्या है? प्रीमियम इंफॉर्मेशन, कितना पैसा कब भरना है, सबका प्रीमियम होता है ना, हर महीने इतना LIC क्या तो भरना होता है, तो वो सारी चीजें। ट्रेवल लॉजिस्टिक्स, टिकट बुकिंग, पैसेंजर डिटेल्स, अकाउंटिंग, है ना। तो ये जो होता है, जैसे आप ट्रेन का टिकट लेते हो, हवाई जहाज टिकट लेते हो, तो ये आप बुक करते हो फटाफट ऑटोमेटिक तरीके से, वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो वो आपको इतना पैसा बोलता है, इतना फॉर्म फॉर्म सामने आता है, फॉर्म फिल करते हो तो फिर वो आपको बोलता है कि आप ये फॉर्म भर दो, फिर आप प्रिंट आउट मार लो, फिर आपका ये टिकट बुक हो गया। तो ये सब कार्य कैसे होता है? ऑटोमेटिक तरीके से कैसे होता है? ये कार्य जो होता है ऑटोमेटिक, जो वेबसाइटिंग का कार्य है, ये ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से होता है, और ये AI और इसके माध्यम से ही होता है, RPA के माध्यम से ही होता है ना। RPA के माध्यम से ही ये पूरी जितनी भी वेबसाइटें आपको दिखती हैं ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करती हैं। मेरा समझ, यहां क्लिक करते ये चालू हो जाता है, यहां क्लिक करते ये चालू हो जाता है ना। और फिर फॉर्म दिखने, ऑनलाइन फॉर्म दिखने लगता है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर देते हो तो फिर आपको बोलता है कितना सर्टिफिकेट आप डालो, सर्टिफिकेट आप डाल देते, फिर बोलता है अंगूठा का निशान आप डालो, तो अंगूठे का निशान डाल दे, फिर बोलता है नहीं आपको सिग्नेचर डालो, सिग्नेचर डालो, फिर पैसे इतना भरो। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि ये सब ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से कैसे चलता है? ये RPA के माध्यम से चलता है। इंसान अगर करने लग जाए तो कितना टाइम लगता है। सरकार ने जो अभी जो ये सब ई-गवर्नेंस कर दिया है और सारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है, कैसे कर दिया है? पहले क्या होता था कि आप अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, या राशन कार्ड बनवाना है, या पैन कार्ड बनवाना है, या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कुछ भी चीज बनवाना है, तो आपको जिला में जाना पड़ता था, है ना, या ब्लॉक में जाना पड़ता था, या तहसील में जाना पड़ता था। और जाने के बाद भी वहां जो काम करने वाला बंदा है वो आया है कि नहीं आया है, फिर वो जो मेन साहब होते हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा, लाइन लगी हुई है, तो उसमें पैसे मिलेंगे कि पैसे कितना देना पड़ता है उसके लिए अलग से लाइन, है ना। तो ये सारी चीजें देने के बाद भी काम हो कि ना हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ऊर्जा भी जाता है ना, शक्ति जाती है, समय जाता है, पैसा जाता है, वो भी गारंटी नहीं काम हो जाएगा। आप आधार कार्ड बनवाने अगर जाते हो, ऑनलाइन अगर नहीं होता तो कितनी तकलीफ सहनी पड़ती। आप केराकत जाते या जौनपुर जाते, वहां जाते, आपका समय जाता, पैसा जाता, ऊर्जा जाता, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कि उस दिन बन ही जाता। अगर अब सरकार यही समस्या देख के उसने क्या किया कि सारी ये समस्याओं को देखते हुए उसने वेबसाइट बना दी, है ना। सब ऑटोमेटिक कार्य होने लगा, ऑटोमेटिक सारी ऑनलाइन कार्य होने लगे। ऑनलाइन होने से क्या फायदा हुआ कि अब ये इतना न तो लाइन लगाना पड़ता है, न तो किसी को यहां से दूर जाना पड़ता है, न तो पैसे देने में दिक्कत होती है, और कोई भी कहीं से भी जाके CSC सेंटर से या जन सेवा केंद्र से जाके बनवा सकता है। तो ये सब जितनी वेबसाइटें हैं आपको ऑटोमेटिक, यही सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो रोबोट हैं जो ऑटोमेटिक RPA के माध्यम से कार्य करते हैं। क्लियर? ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। अब दिया है कि साइबर सिक्योरिटी। मैंने बोला था साइबर मतलब क्या? साइबर मतलब होता है इंटरनेट के जंगल को, हाँ, ये इंटरनेट के जंगल को, इंटरनेट की दुनिया को, इंटरनेट के संसार को साइबर बोला जाता है। ठीक है भाई, अगर ये दुनिया है तो वहां सिक्योरिटी भी, सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? आप देखो इसमें क्या दिया है, साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क मतलब क्या? नेटवर्क मतलब क्या? मतलब कई सारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कई लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, फाइल का लेन देन करने लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? और उनको नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, एक इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का जाल है। ठीक है, कई सारे नेटवर्कों का एक जाल है। ठीक है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। तो इसमें दिया है कि नेटवर्कों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक
डेटा की चोरी या छत के साथ साथ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विघटन और गलत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, अब इसको मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे आप ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफर करते हो, है ना, ऑनलाइन पैसा कुछ खरीदारी करते हो वेबसाइट के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा या अमेजन के द्वारा, या बैंक से पैसा आप ट्रांसफर इधर उधर करते हो, बीच में कहीं आपको डर लगता है फ्रॉड ना हो जाए, है ना, आपने पैसा 10,000 ट्रांसफर किया और वहां पहुंचा नहीं, जिसको देना था उसको मिला नहीं और आपके खाते से पैसा चला गया, है ना, आपने इंटरनेट से पैसा ट्रांसफर किया, पैसा आपने लगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो पैसा जिसके खाते में जाना चाहिए तो उसके खाते में गया नहीं और आपने बोला कि मैंने भेज दिया है, वो बोलता है मुझे मिला नहीं है, तो ये फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। इसके लिए सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना बेटा। तो ऐसे बहुत आप फ्लिपकार्ट से बहुत सारे सामान मंगाते हो, है ना, आपने पैसा पे कर दिया, सपोज आपने टी शर्ट मंगाया, टी शर्ट की जगह कुछ और आ गया, पैसा आपको चला गया। तो बहुत सारे ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उनका धोखा होता है, इससे सुरक्षा भी की जानी चाहिए, इसीलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके बारे में व्याख्या हो रही है बेटा। आगे देखते हैं क्या दिया है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। वर्तमान का युग एक डिजिटल युग है। डिजिटल युग मतलब जितना भी ऑनलाइन कार्य है सब डिजिटल ही है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी, बैंकिंग तथा अन्य जानकारी कंप्यूटर और अन्य उपकरणों पर डेटा के रूप में संग्रहित की जाती है। अब सही बात है ना, आपके कंप्यूटर में आप नेट पे क्या डालते हो, अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो, अपना फोटो ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हो, फोटो डालते हो, सिग्नेचर डालते हो, है ना, आप और भी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनके पूरे आप डिटेल्स डालते हो वेबसाइट पे। तो ये क्या होता है, डेटा ही होता है ना। उस डेटा का एक हिस्सा संवेदनशील जानकारी हो सकता है। हाँ सही बात है, पैन कार्ड का नंबर, आपका जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, है ना, ये सब संवेदनशील है ना भाई। बैंकों में पैसा होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं सब चीजें, चाहे वह बौद्धिक डेटा, वित्तीय डेटा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। हाँ, अब ये हम बोला किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, ये है ना, तो ये कोई भी डेटा हो सकता है। तो इनके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और क्या दिया, वायरस नाम सुना होगा। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दुर्भावनापूर्ण, है ना, दुर्भावनापूर्ण मतलब कुछ जो जैसे बोलते हो ना कि जैसे दुर्भावनापूर्ण एक इंसान होता है ना, एक अच्छा इंसान होता है, एक दुर्भावनापूर्ण इंसान होता है। बैंकों में या आपके मार्केट में कई टाइप के आदमी होते हैं। सज्जन आदमी होते हैं और दुर्भावनापूर्ण आदमी होते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा कुछ खुराफात चलती रहती है ना, कुछ कहीं से कुछ लूट मार कर लूं, कुछ ये गड़बड़ कर दूं, कुछ से पैसा हासिल कर लूं, किसी तरह किसी को परेशान कर दूं, है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं दुर्भावनापूर्ण, जो कि आदमियों द्वारा, जो दुर्भावनापूर्ण आदमी होते हैं वो वैसा कार्य भी करते हैं, है ना। जो आदमी खराब होगा वो खराब सॉफ्टवेयर भी बनाएगा, सीधी सी बात है। जो अच्छा इंसान, अगर एक अच्छा इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अच्छा है तो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएगा, है ना। और जो वही इंजीनियर दूसरा है लेकिन उसका दिमाग दुर्भावनापूर्ण है, मतलब थोड़ा दुष्ट किस्म का आदमी है, तो वो सॉफ्टवेयर कैसा बनाएगा बेटा, वो खराबी सॉफ्टवेयर बनाएगा, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर अगर किसी के कंप्यूटर में डाल दो तो उसका नुकसान हो जाए, है ना। अपने दुश्मन के कंप्यूटर में मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया कि उसका नुकसान हो जाए, या नेट पे ऐसे डालो कि किसी का बैंक से पैसा निकाल सकूं, तो खुराफाती होगा ना। जो खुराफाती दिमाग का होगा तो खुराफात सॉफ्टवेयर ही बनाएगा। तो वही बोल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना पूरे कंप्यूटर फाइलों में फैल जाता है ना। यह स्वतः एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है और खुद की प्रतियां स्थापित करता है। यह उन निर्देशों को भी निष्पादित कर सकता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। सही बात है कि नहीं सही है ना बेटा। वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता है कि आपके कंप्यूटर में अपने आप कई सारे और भी खराब सॉफ्टवेयर बन जाते हैं और वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देता है और आपके फाइलों को खराब कर देता है, या आपको बैंक डिटेल जितना है उसका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है ना। तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर खुरापाती दिमाग के लोग बनाते हैं ना बेटा, तो इनको वायरस बोलते हैं। ऐसे समाज में बहुत से लोग होते हैं, है ना बेटा।
ऐसे जैसे वायरस कंप्यूटर में होता है, वायरस सॉफ्टवेयर होता है, खराब सॉफ्टवेयर जो कि अच्छे सॉफ्टवेयर को खराब कर देता है, वैसे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, है ना। समाज में ऐसे लोग होते हैं खुरापाती दिमाग के, जो कि जब तक किसी का घर नहीं बिगाड़ लेंगे, जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा लेंगे, जब तक अपना फायदा लेने के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा लेंगे, तब तुमको चैन नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं बेटा, इंसानों के साथ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वर्म दिया है। वर्म यह एक प्रकार का मैलवेयर है जिसका प्राथमिक कार्य कनेक्टेड कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद को दोहराने के लिए है। यह कंप्यूटर वायरस की तरह ही काम करता है। यह अक्सर ईमेल अटैचमेंट से उत्पन्न होते हैं जो कि विश्वसनीय प्रेषकों से प्रतीत होते हैं। जैसे आपको कोई मेल आ गया, मैसेज आ गया, तो आप फटाफट उसको क्लिक कर देते हो तो वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाता है ना। और फिर एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को पूरी तरह परेशान खराब करता है, ठीक है। इसको वर्म बोलते हैं, मैलवेयर। और दूसरा क्या है, ट्रोजन, मतलब ट्रोजन हॉर्स। यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम मतलब सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो कंप्यूटर सेटिंग और सामान्य गतिविधि में अप्रत्याशित परिवर्तन करता है। यह एक सामान्य एप्लीकेशन की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जब कोई इसे निष्पादित करता है तो यह पृष्ठभूमि में रन करता है। जैसे ये बोल रहा है, जैसे आदमी देखने में बड़ा सज्जन लगता है ना, सज्जन लगता है, लेकिन जब उसके साथ रहो तो मालूम पड़ता है बड़ा खुरापाती दिमाग का है, बहुत दुष्ट है ये, इसका स्वभाव बहुत दुष्ट, देखने में तो नहीं लगता है ना। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा जो ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं। ये दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन होते हैं, खराब सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बुरे आदमी द्वारा बनाए जाते हैं। यह जब आपके कंप्यूटर में जाता है तो क्या करता है कि ये आपके गतिविधि मतलब कंप्यूटर चलता है, अचानक उसको एकदम खराब कर देंगे, अचानक, है ना, अचानक वो सडनली इसको खराब कर देंगे और वो खराब करते हुए और भी खराब करते चले जाते हैं। क्लियर। ये ट्रोजन एक प्रकार ये भी वायरस जैसा ही होता है। अब कहते हैं बैकडोर्स। यह एक विधि है जो सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बायपास करती है। यह बैकडोर क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कोई कोई डॉक्यूमेंट है, ये क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट को पीछे के दरवाजे से अपने मालिक के पास पहुंचा, मतलब चोरी करवा देता है ना, चोरी करवा देता है आपके डॉक्यूमेंट। कोई ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जैसे कि आप कुछ भी काम करो उसको मालूम होता रहता है। क्लियर। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मिल जाता है, ये चोरी जैसा होता है। क्लियर बेटा। तो अब ये बेटा काफी यहां पे इसका डिटेल मिला आपको। एक बात ध्यान में रखना कि इसके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नोट्स आपको मिल ही जाएगा, इन शब्दों को काफी अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये वाला जो अपना टॉपिक था आरपीए के लाभ से लेके बैकडोर तक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना आप लोग, और फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। ओके चलो।